हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री को जो है पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का आज जो है तीसरा लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसके पहले जो है पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया जो है किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या होती है। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं में जो है मैं पूरी बात जो है वहाँ पर नहीं बता पाया था। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी होने के वजह से वहाँ पे मैं पूरी बात चूँकि नहीं बता पाया। तो चलिए वहीं से जो है मैं टॉपिक को जो है शुरू करता हूँ। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं के बारे में यदि मैं बात करूं तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहली विशेषता होती है गैस की उत्पत्ति, जिसको कल मैंने जो है समझाया था कि जब दानेदार जस्ता पर अभिक्रिया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की कराई जाती है, दानेदार जस्ता के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है मिलाकर उसको अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। उसके बाद जो है दूसरा आपका होता है जो है अवक्षेप का बनना। तो इसको भी मैंने समझाया था कि कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें जो अवक्षेप बनता है ठोस के रूप में जो है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो AgCl का जो है दही के जैसा सफ़ेद अवक्षेप जो है प्राप्त होता है। तो इसको भी मैंने जो है कल समझाया जो है था। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो तीसरी विशेषता जो है यहाँ पर है रंग परिवर्तन। तो इसको जो है मैंने नहीं समझाया तो चलिए यहीं से आप जो है समझने का बढ़िया से जो है कोशिश करेंगे। तो रंग परिवर्तन, कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है बने हुए पदार्थ का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, जो है चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की जो है बात करूं, पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन पर नींबू जो है निचोड़ने पर, जब उसमें नींबू निचोड़ के बूंद बूंद जो है डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी रंग का विलयन है वो धीरे धीरे जो है विलुप्त होने लगता है। बैगनी कलर क्या होने लगता है, धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा यहाँ कि बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें जो है रंग परिवर्तन हो जाता है।
जैसे आपने देखा होगा, पुलिस जो होती है, कोई व्यक्ति यदि शराब पिया है तो उसके मुंह में एक यंत्र जो है लगा देती है, एक मशीन जो है लगा देती है, और उस शराबी से कहती है कि हवा जो है अंदर से बाहर की तरफ जो है छोड़ो, मुंह से हवा जो है बाहर की तरफ जो है छोड़ो। तो जब वह व्यक्ति अंदर से हवा बाहर की तरफ जो है छोड़ता है तो जलवाष्प की मात्रा जो है वो मशीन पर कुछ जाके पड़ती है, जिससे जो है ये पता जो है चल जाता है कि वह व्यक्ति जो है पिया है कि नहीं पिया है, नशे में है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन है वो वहाँ पे इंडिकेट करती है, इंडिकेशन के माध्यम से जो है बता देती है। तो चलिए अब आगे हम बात यहाँ पर करेंगे कि चौथी विशेषता जो है क्या है। तो चौथी विशेषता होता है जो है ताप में परिवर्तन। ताप परिवर्तन क्या होता है? तो ताप परिवर्तन जो है, चेंज इन टेम्परेचर जो है। तो ताप परिवर्तन जो है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें जो है ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कली चूना पर यदि हम लोग जो है पानी को गिराएं, कली चूना को पानी यदि कली चूना पर हम लोग जो है गिराएं तो कली चूना से जो है ऊष्मा जो है निकलने लगता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो अभिक्रिया हुआ उसका तापमान क्या हो गया? बदल गया, चेंज हो गया। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें जो है क्या होता है? तापमान जो है चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो है आगे हम अब बात करेंगे जो है कि पांचवी जो है क्या विशेषताएं होती है रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो पांचवी विशेषता होती है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन की यदि मैं बात करूं तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि ठोस से द्रव में बदलना, या फिर द्रव से गैस में बदलना, या गैस से ठोस में बदलना, ये अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि अभिक्रियाओं के संपन्न होने के बाद जो है वह पदार्थ जो है अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है, बदल लेता है जो है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की जो है बात करूं, जब मोमबत्ती को हम लोग जो है जलाते हैं तो मोमबत्ती जो है चूंकि पहले ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन जलना जब प्रारंभ करती है तो वो द्रव अवस्था में हो जाती है, और फिर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प गैस के साथ जो है उड़ने लगती है जो है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मोमबत्ती जो कि ठोस पदार्थ के रूप में होता है, उसे जलाने पर जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है और फिर गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो अवस्थाएं यहाँ पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें अवस्था जो है चेंज हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है अभी हम लोगों ने जो है सीखा, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या है विशेषताएं हैं। तो ये पांचों टॉपिक आपको याद रखना है कि गैस का उत्पत्ति होना, अवक्षेपण का बनना, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन जो है। चलिए अब हम आगे जो है बात करेंगे जो है रासायनिक समीकरण की, केमिकल इक्वेशन की जो है हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है किसको कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण का यदि मैं बात करूं, रासायनिक समीकरण जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो है किसको कहते हैं, सबसे पहले इससे जरा हम लोग समझते हैं। तो चूंकि कोई भी अभिक्रिया जो है होती है तो उस अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को जब हम लोग जो है सूत्र या संकेत के द्वारा उसका संक्षिप्त निरूपण करते हैं तो उसे हम लोग जो है रासायनिक समीकरण नाम देते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ जो है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन से कराई जाती है
तो जल जो है बनता है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल जो है बनता है। इस बात को यदि हम जो है संक्षिप्त निरूपण में लिखना चाहें, एक छोटे से रूप में लिखना चाहें, तो इसको लिखेंगे कि हाइड्रोजन का मतलब H2, ऑक्सीजन का मतलब O2, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया जब कराई जाती है तो जल जो है बनता है, H2O जो है बनता है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा जो संक्षिप्त जो है शॉर्ट निरूपण जो किया गया, शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा गया जो है पूरी बड़ी अभिक्रिया को, तो इसको हम लोग जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये पूरा क्या कहलाएगा, तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा जो है। तो आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक समीकरण जो है किसे कहते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण जो है दो तरह के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। पहला क्या होता है, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और दूसरा जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जो है जानते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है किसे कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब जो है ये हुआ कि वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ, वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, वह समीकरण जिसमें जो है समीकरण के दोनों तरफ जो है, समीकरण के दोनों तरफ का मतलब है कि ये जो तीर का निशान है ये एक पक्ष हो गया और एक पक्ष जो है ये हो गया। तो ये दोनों पक्ष के तरफ जो है, ये दोनों पक्ष के तरफ जो है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो वह संतुलित समीकरण कहलाएगा, बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग इसी को देखें जो है H2 + O2 जो है अभिक्रिया करके H2O बनाया, तो हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन के जो है दो परमाणु यहाँ पर है, ये इस पक्ष में यदि मैं इस बाएं पक्ष की बात करूं, बाएं पक्ष की यदि मैं बात करूं तो इस बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के दो परमाणु है, तो दाएं पक्ष में भी जो है हाइड्रोजन के दो परमाणु है। लेकिन इस बाएं पक्ष में ऑक्सीजन के दो परमाणु है, लेकिन इस दाएं पक्ष में ऑक्सीजन के एक परमाणु है। तो इसको हम लोग संतुलित समीकरण नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन का भी दो परमाणु यहाँ होना चाहिए। तो इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं जो है और यहाँ पर भी ऐसे मैं 2 लगा दूं, तो अब ये समीकरण जो है संतुलित समीकरण जो है कहलाएगा। हाइड्रोजन 2 दूनी का 4, तो 4 हाइड्रोजन ये आपके बाएं पक्ष में हो गया, ये दाएं पक्ष में भी 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखिए बाएं पक्ष में 2 है, तो ऑक्सीजन भी बाएं पक्ष में 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि संतुलित समीकरण आप समझ चुके होंगे। अब मैं बात करूंगा जो असंतुलित समीकरण का, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। तो वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल को यदि मैं ऐसे जो है लिखूं, इसी को मैं ऐसे लिखूं H2 + O2 टेंड्स टू H2O, तो यह क्या है, यह एक असंतुलित समीकरण है, क्योंकि हाइड्रोजन जो इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है तो ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम लोग असंतुलित समीकरण कहेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन जो है कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि संतुलित और असंतुलित समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक सवाल जो है उठता है कि आखिर जो है, चूंकि पूरे केमिस्ट्री की अगर मैं बात जो है करूं तो पूरे केमिस्ट्री में संतुलित समीकरण का ही जो है अध्ययन किया जाता है और संतुलित समीकरण का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं। तो संतुलित समीकरण का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो आखिर समीकरण को
जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित क्यों किया जाता है, संतुलित करने की उसकी आवश्यकता जो है क्यों हुई। तो चूंकि रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान अनवश्यकता के नियम का पालन करता है। अर्थात कहने का जो है मतलब ये है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। अर्थात इसको मैं दूसरे भाषा में जो है कहूँ तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो उस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले परमाणु होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं और उनसे जो बनने वाला पदार्थ होता है तो उस पदार्थ में कोई नया परमाणु जो है नहीं आ जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है जल बना है, तो भाग लेने वाला जो परमाणु है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो इधर भी जो भी फार्मूला हमको मिलेगा, जो भी पदार्थ हमको मिलेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। इसमें कोई नया तत्व या पदार्थ या परमाणु नहीं घुस सकता है जो है। तो इसलिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है आवश्यक होता है, क्योंकि ये द्रव्यमान की अनवश्यकता के नियम का जो है पालन करता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी सारी बातें जो है आप अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर जो है स्टॉप करता हूँ। फिर अगले वीडियो में जो है मैं संतुलित समीकरण जो है, कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल जो है लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।